हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। आपका फिर से एक बार विद्यालय में स्वागत है। तो चलिए आज स्टार्ट करती हूँ मैं अपना एक आगे का टॉपिक जो कि सेल में ही है, जिसमें कि बेसिकली हम लोग आज प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली जो सेल होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोकैरियोटिक सेल। तो बेसिकली आप जैसा कि समझ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रो मीन्स क्या होता है। प्रोकैरियोटिक बोलने का मतलब क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल का क्या मतलब हुआ। प्रो मीन्स होता है बिफोर एंड कैरियॉन्स मीन्स होता है न्यूक्लियस। मतलब एक ऐसी सेल जो कि न्यूक्लियस के डेवलप होने से पहले आई है यहाँ पर इस अर्थ पर, उसको बोल देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। A prokaryotic cell is a single cell organism whose cell lacks a nucleus and other membrane bound organelles। एक ऐसी सेल जिसमें कि न्यूक्लियस नहीं होता और ना ही और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। मतलब जो और ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं बेसिकली। ठीक है, अब बेसिकली देखा जाए तो इन द थ्री डोमेन सिस्टम बेस्ड अपॉन मोलिकुलर एनालिसिस प्रोकैरियोट्स आर डिवाइडेड इनटू टू डोमेन। ओके, बैक्टीरिया एंड आर्ची, या फिर आर्की बोल सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो आप ये समझिए बेसिकली क्या है कि बैक्टीरिया को, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसको हम लोगों ने दो में डिवाइडेशन किया है उसका। जो बेसिकली एक थ्री डोमेन सिस्टम है, जिसमें कि जो दो डोमेन सिस्टम होते हैं वो बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल के लिए ही जाते हैं। उस दो सिस्टम में एक होता है बैक्टीरिया का, एक होता है आर्की का या आर्ची का। जो तीसरा होता है, जो थर्ड डोमेन होता है, वो होता है यूकैरियोटा का। यूकैरियोटा मीन्स यूकैरियोटिक सेल के बारे में, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो थ्री डोमेन सिस्टम, मतलब जो तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है डोमेन को, उसमें से दो पार्ट्स जो हैं वो बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल के ही हैं। एक है बैक्टीरिया का और दूसरा है आर्ची या फिर आर्ची बैक्टीरिया, जिसको हम लोग बोल सकते थे, है ना। तो बेसिकली क्या हुआ था, जो प्रोकैरियोट्स थे वो यूकैरियोट्स से पहले इवॉल्व हुए and lack nuclei, mitochondria, and most of the other distinct organelles that characterize the eukaryotic cell। प्रोकैरियोट्स एक ऐसी सेल्स है जिसमें कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और अदर ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी नहीं पाए जाते हैं, बहुत प्रॉपर वे में डेवलप्ड नहीं होते, है ना। अब क्या लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोट्स आर asexual, reproducing by a binary fission without any fusion of gametes, although horizontal gene transfers may take place। आप ये समझिए क्या है कि प्रोकैरियोट का अगर मैं आपको मतलब बताऊं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि प्रोकैरियोट को हमने दो में डिवाइड किया, एक किया बैक्टीरिया में, दूसरा किया हमने आर्ची बैक्टीरिया में, है ना। आर्की बैक्टीरिया फिर आर्ची बैक्टीरिया बोल सकते हैं हम लोग। और जो तीसरा डोमेन था वो था यूकैरियोटा का, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया के जो दो डोमेन है, बैक्टीरिया सॉरी, जो प्रोकैरियोट्स के दो डोमेन्स हैं, बैक्टीरिया एंड आर्ची बैक्टीरिया, बेसिकली क्या है कि क्या देखा गया, जो उनका जो रिप्रोडक्शन है वो असेक्सुअल होता है। मतलब उसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाएगा, कोई गैमेट्स नहीं बनते, कोई मेल फीमेल वाला ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो बेसिकली क्या होते हैं, बाइनरी फिजन के थ्रू सेक्स करते हैं, या फिर वो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के थ्रू सेक्स करते हैं। ये प्रोकैरियोट्स की खासियत है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे कि आखिर क्या होता है। अब जैसे कि आपने देखा है कि एक बैक्टीरियल सेल की हमने एनाटॉमी आपको दिखाई है। बैक्टीरियल सेल की क्यों दिखाई है, क्योंकि ये प्रोकैरियोट है। अभी हम पढ़ चुके हैं जो दो डोमेन्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स के होते हैं, जो तीसरा डोमेन होता है वो होता है यूकैरियोट का। तो दो डोमेन्स में कौन कौन से आते हैं, बैक्टीरिया एंड आर्ची। तो हम यहाँ बैक्टीरिया की पढ़ रहे हैं, ठीक है। आर्ची बैक्टीरिया इज समथिंग लाइक, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि बहुत हाई टेम्परेचर पर अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। तो हम यहाँ पे एक कॉमन बैक्टीरिया की एक अनाटॉमी पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो अगर देखा जाए तो इस प्रोकैरियोटिक सेल में हमें क्या क्या दिख रहा है, एक तो पाइलस दिख रहे हैं, कैप्सूल दिख रहा है, सेल वॉल दिख रही है। कैप्सूल के अंदर जो आउटर मोस्ट पार्ट है दैट इज कैप्सूल एंड दैट इज द इनर पार्ट सेल वॉल। उसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मिड, फ्लैजिली दिखे हैं हमें बहुत सारे। बेसिकली इसमें यहाँ पे दो फ्लैजिली दिख रहे हैं, बाकी सब पैलस दिख रहे हैं, सॉरी। एंड न्यूक्लियोड दिख रहा है हमें, पूरे में फैला हुआ है, इसमें कोई भी बेसिकली क्या है, जो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोट में, तो उसमें जो भी फंक्शन न्यूक्लियस के होते हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियाइड, जो एक न्यूक्लियोइड जो एक पार्ट है उसमें पाया जाता है बेसिकली। ओके, एंड दिस इज साइटोप्लाज्म,
दीज आर द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स होते ही होते हैं प्रोकैरियोट्स में। किस टाइप के होते हैं? 70 राइबोसोम्स होते हैं। तो बाकी ऑर्गन्स तो होते ही नहीं है बेसिकली, अंडर डेवलप्ड या बिल्कुल ही नहीं होते। बट जो होता है वो होता है साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोइड होता है। न्यूक्लियोइड क्यों होता है? न्यूक्लियस की जगह पर होता है ना। एंड राइबोसोम्स पाए जाते हैं, सेल वॉल पाई जाती है, कैप्सूल पाया जाता है, पाइलस पाए जाएंगे, एंड फ्लैजिला। फ्लैजिला बेसिकली होते हैं लोकोमोशन के लिए होते हैं, ओके। एंड पाइलस आर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी सेक्सुअल नॉट, but for for reproduction they are present in bacterial cell, and प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। ये पूरा का पूरा आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि बेसिकली एक प्रोकैरियोटिक सेल का है। अब हम पढ़ते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उसका क्या मतलब है। जो फ्लैजिलम होता है बेसिकली, उनका क्या मतलब है? हमेशा प्रेजेंट नहीं होता। पहली बात तो ये है कि फ्लैजिला जो है वो हमेशा प्रेजेंट नहीं होता, ओके। बट अगर प्रेजेंट है दैट इज फॉर सेलुलर लोकोमोशन, ओके। वो लोकोमोशन के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर है सेल मेम्ब्रेन, जो कि हमने देखा ही है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल के साइटोप्लाज्म को सराउंड करती है, ठीक है। जो सब्सटेंसेस हैं उनका फ्लो आउट एंड इन करती है। फिर आता है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल जो होती है वो आउटर कवरिंग होती है बहुत सारी सेल्स की, जो कि बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट करती है और इसको एक शेप भी देती है प्रॉपर। बट एक चीज याद रखने वाली है, एंड दैट इज माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। Mycoplasma is also a prokaryotic cell where no cell wall is present. Okay, and the second one is hermoplasma. थर्मोप्लाज्मा एंड माइकोप्लाज्मा दोनों ही प्लाज्मा है एंड दोनों में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ओके। नाउ कमिंग टू द पॉइंट साइटोप्लाज्म। हम अंदर अंदर वाले स्ट्रक्चर में बढ़ते चले जा रहे हैं, आउटर से इनर में जा रहे हैं, इसीलिए आप ध्यान रखना जो बैक्टीरियल सेल की एनाटॉमी हमने पढ़ी है उसमें स्ट्रक्चर्स हमने अभी अभी देखे हैं जस्ट। एंड साइटोप्लाज्म जेल लाइक सब्सटेंस होता है जो बेसिकली वाटर का मेनली बना होता है। उसमें एंजाइम्स भी प्रेजेंट होंगे जो कि सेलुलर एक्टिविटीज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड साल्स भी प्रेजेंट होते हैं, सेल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। देन आता है राइबोसोम। बेसिकली राइबोसोम का मेन मेन जो काम होता है दैट इज फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन। प्रोटीन प्रोडक्शन हमारी बॉडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना, तो राइबोसोम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, है ना। एंड नाउ न्यूक्लियर। न्यूक्लियर जो होता है बेसिकली, मैंने आपको बताया न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, उसकी जगह पे प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है वो न्यूक्लियोइड के अंदर ही होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, एंड यूकैरियोटिक में क्या होता है? यूकैरियोटिक में वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अब आता है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स होता है बेसिकली कुछ टाइप के प्रोकैरियोट्स में पाया जाएगा। ये क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग होती है, जो कि सेल मेम्ब्रेन की भी चारों तरफ आउटर मोस्ट पार्ट में पाई जाती है। इसमें क्या होता है? बेसिकली पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। एंड आता है साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन का मतलब होता है ऐसे जो एक तरह से बोला जाए ऑर्गन्स या फिर पार्ट्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि राइबोसोम हो गया, राइट। एंड लार्जेस्ट मासेस होते हैं बहुत सारे जो कि साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बोल देते हैं, बेसिकली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होने वाले पार्ट। अब अभी हमने पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोट्स हैं वो अपना रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन या फिर हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के थ्रू करते हैं। होता क्या है बाइनरी फिजन? क्या चीज होती है इसके बारे में यहाँ पर समझाया गया है कि देखिए क्या होता है। एक पेरेंट सेल दी गई है, ओके। एक पेरेंट प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें कि सेल वॉल प्रेजेंट है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म भी अंदर प्रेजेंट है, और सेल वॉल के इनर वाले पार्ट पे साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। क्या हुआ? जो क्रोमोसोम है उसका रेप्लिकेशन हुआ, डबल हो गए। अचानक से यहाँ पे ना एक सेप्टम, एक दीवार बन जाएगी, दोनों डबल क्रोमोसोम के बीच में एक दीवार बन जाएगी और फिर वो इन दोनों को अलग कर देगी, तो दो सेल बन जाती हैं जो कि आइडेंटिकल डॉटर सेल कहलाती हैं। सेल का क्या है? स्प्लिटिंग हो जाती है दो में। जैसे ही क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होता है, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, वो दो बन जाते हैं। दोनों डीएनए के बीच में एक सेप्टम मतलब दीवार बनती है जो दोनों को बीच से अलग कर देती है, तो दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स हमें मिल जाती है। तो दैट इज द प्रोसेस विच इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। एंड सेकेंड वन इज व्हाट इज हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? एक
प्लेन एरिया में, या फिर कहा जाए कि जो आप लाइंस पढ़ते हो आप उसे समझिए। वर्टिकल में स्टैंडिंग लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल में स्लीपिंग लाइन। आप इसको समझने की कोशिश करिए। एक क्लियर कंसेप्ट होता है, एक क्लियर जीन ट्रांसफर हो रहा है सीधे। ओके, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। अब इसमें भी 3 प्रोसेस होती हैं। फर्स्ट इज कॉन्जुगेशन, सेकंड इज ट्रांसफॉर्मेशन एंड थर्ड इज ट्रांसडक्शन। ये मैं आपको बेसिक बता रही हूँ, इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है बेसिकली, कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। पर आपको सिर्फ मैं एक बेसिक बता दे रही हूँ कि जो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर प्रोकैरियोट्स में होता है वो 3 तरीके का होता है। जो कॉन्जुगेशन होता है उसमें क्या चीज होती है, एक डोनर होता है जो कि अपना डीएनए देता है ना, और रेसिपिएंट को डीएनए दे दिया। ठीक है, जैसे ही डीएनए पहुंचा, दोनों ही सेल में क्या हुआ, स्प्लिटिंग हो गई। दोनों सेल्स में ओरिजिनल डोनर और एक न्यू अलग से एक डोनर बन गया। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के थ्रू क्या होता है, जो पाइलस जो हमने पढ़ा था पहले स्ट्रक्चर बैक्टीरियल सेल एनाटॉमी में, वो बेसिकली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। उसके थ्रू जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो दूसरी सेल में, जो रेसिपिएंट सेल होती है उसके अंदर जाता है। ऐसे 2 अलग अलग बन जाते हैं सेल्स। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होते हैं बेसिकली क्या होता है, एक डेड बैक्टीरियल सेल देते हैं, एक लाइव बैक्टीरियल सेल देते हैं। ठीक है, उनके बीच में डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या होता है कि जो डेड बैक्टीरियल सेल है उससे डीएनए के फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो लाइव बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट कर दिए जाते हैं, इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, और एक ट्रांसफॉर्म्ड सेल हमें मिल जाती है। ट्रांसडक्शन में क्या होता है, आपको ये समझने की जरूरत है कि ट्रांसडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वायरल डीएनए का यूज किया जाता है। हम ट्रांसफॉर्मेशन में 2 बैक्टीरियल डीएनए का यूज कर रहे हैं, बट वन इज डेड, वन इज लाइव। हम कॉन्जुगेशन में एक डोनर का यूज कर रहे हैं, एक रेसिपिएंट का यूज कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो अ बैक्टीरियल डीएनए, ओके, है ना, बैक्टीरियल सेल। बट ट्रांसडक्शन इज समथिंग डिफरेंट, वेयर वी यूज वायरल डीएनए। हम ट्रांसडक्शन के अंदर वायरल डीएनए का यूज करते हैं। एक ही बैक्टीरियल सेल होती है, उसमें जब वायरल डीएनए आता है तो बेसिकली आपस में मर्ज हो जाते हैं। बैक्टीरियल डीएनए फ्रेगमेंट वायरल डीएनए कॉपीज बन गई, उनका आपस में जो मर्जिंग हुई, जो मर्जिंग होने के बाद में एक फाइनल असेंबली बनती है, जो स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम लोग बोल देते हैं वेरियन। ओके, वेरियन हुआ। वायरल स्ट्रक्चर जो होता है बेसिकली काफी तेजी से रिप्रोडक्शन होता है वेरियंस का। ठीक है, तो वो क्या है कि बहुत सारी सेल्स बनती चली जाती हैं, बनती चली जाती हैं। ठीक है, तो हुआ क्या कि जो वेरियन असेंबली हुई, उनको हम लोगों ने क्या किया कि बेसिकली उनको ट्रांसड्यूस किया अलग से एक बैक्टीरियल सेल में। मतलब हमने क्या किया कि पहले जो ली है सेल, उसमें हमने वायरल डीएनए और बैक्टीरियल डीएनए को मर्ज किया, फिर उनको डाला हमने दूसरी बैक्टीरियल सेल में, तो वो एक ट्रांसडक्शन हुआ। ठीक है, हम इसमें वायरल का यूज करेंगे और बैक्टीरिया का यूज करेंगे, दोनों के डीएनए को मर्ज करके उनको एक बैक्टीरिया सेल में डालेंगे। दिस इज द प्रोसेस व्हिच इज which is found in transduction only. Viral DNA is used in transduction only. Dead and live cells are used in transformation, and recipient and donor DNA are used in conjugation. Okay, तो वायरल डीएनए का यूज सिर्फ और सिर्फ ट्रांसडक्शन में होता है। उनके एक हाइब्रिड बना करके हम बैक्टीरियल सेल में उनको ट्रांसड्यूस करते हैं। ये एक बेसिक है जिसको मैंने आपको बताया है बेसिकली हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर का। अब आप इससे समझिए व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसी सेल जो कि न्यूक्लियस के पहले डेवलप हुई है, एक ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस डेवलप नहीं था एंड अदर ऑर्गेनल्स भी डेवलप नहीं थे। उसमें न्यूक्लियोइड पाया जाता है न्यूक्लियस की जगह पर, जिसमें कि उसका जेनेटिक मटेरियल रहता है। उसमें पाइलस पाया जाता है, उसमें फ्लैचुला पाए जाते हैं लोकोमोशन के लिए, बहुत सारी चीजें हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज कि वो जो है बेसिकली 3 डोमेन्स में जो डिवाइड है सेल, उसमें क्या है 2 डोमेन होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के होते हैं, बैक्टीरिया एंड आर्चीबैक्टीरिया, एंड थर्ड डोमेन इज ऑफ यूकैरियोटा। ठीक है, जो कि हम लोग आगे वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। एंड बेसिकली एंड उसके अलावा क्या होता है, बैक्टीरियल सेल में साइटोप्लाज्म पाया जाता है, ग्लाइकोकैलिक्स पाया जाता है जो कि एक पॉलीसेकेराइड सब्सटेंस कंटेनिंग मेम्ब्रेन है। एंड उसके अलावा क्या है, फ्लैचुला है जो कि लोकोमोशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एंड उसके अलावा जो उसमें रिप्रोडक्शन है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है एंड हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के थ्रू होता है। बाइनरी फिजन हमने पढ़ा ही है कि उसमें क्या होता है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है एंड दो से आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन जाती हैं। एंड हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के 3 प्रोसेस होते हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन।
कॉन्जुगेशन में हम डोनर एंड रेसिपिएंट का यूज करते हैं बैक्टीरियल सेल्स का। ट्रांसफॉर्मेशन में हम डेड बैक्टीरियल सेल एंड लाइव बैक्टीरियल सेल का यूज करते हैं। एंड ट्रांसडक्शन में हम वायरल बैक्टीरियल डीएनए को मर्ज करके उसको फिर ट्रांसड्यूस करते हैं बैक्टीरियल सेल में। सो यही टॉपिक है। दिस इज द ओनली अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। आगे अगर आपको डिटेल में जानना है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी ये एक बेसिक है प्रोकैरियोटिक सेल का। एंड आगे आने वाले वीडियोस में हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में भी जानेंगे। तब तक के लिए आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। कोई डाउट हो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।